कोलकाता की वो रात ठंडी थी। दिसंबर का महीना था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। शहर की गलियां धुंध से ढकी थीं और सड़क के किनारे की स्ट्रीट लाइटें धुंध के पर्दे में किसी बूढ़े आदमी की आंखों की तरह झिलमिला रही थीं। रमन अपने पुराने बंगले की खिड़की के पास बैठा चाय पी रहा था। कमरे में लकड़ी का रेडियो चल रहा था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, किशोर कुमार की वो आवाज माहौल में एक सन्नाटा सा घोल रही थी। रमन ने कहा, सुजॉय, ये दिसंबर की रातें कुछ अजीब नहीं लगती? सुजॉय ने टाइपराइटर पर टक टक करते हुए कहा, सर, अजीब तो लगती है, लेकिन डर नहीं लगता। अब इतने केस देख लिए, डर क्या चीज है? रमन मुस्कुराया, डर हमेशा वहीं होता है, बस हम मानते नहीं। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रमन ने कप रखा और रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। क्या आप रमन बाबू बोल रहे हैं? रमन ने कहा, जी मैं ही हूं। कौन? आवाज बोली, मेरा नाम सुमित्रा घोष है। मैं पार्क स्ट्रीट के पास रहती हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। कोई हर रात मेरे घर आता है, दरवाजा खटखटाता है। रमन थोड़ा आगे झुका। कौन आता है? पता नहीं, वो औरत बोली। जब मैं दरवाजा खोलती हूं, कोई नहीं होता, लेकिन अगले दिन दरवाजे के नीचे किसी पुरानी खत की कतरन रखी होती है। फोन कट गया। रमन ने देखा, लाइन डेड हो चुकी थी। अजीब है, वो बुदबुदाया। सुजॉय ने पूछा, सर कौन था? रमन ने कहा, कोई औरत, पार्क स्ट्रीट की, कह रही थी हर रात कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। रमन उठा और अपनी कोट पहनी। चलो सुजॉय, देखते हैं कौन है वो रात का मेहमान। पार्क स्ट्रीट की वो कॉलोनी पुराने ब्रिटिश दौर की बनी थी। लाल ईंटों की इमारतें, लंबी बरामदे और खिड़कियों पर मोटी जंग लगी ग्रिलें। रात के 11:30 बजे वो जगह एकदम सुनसान थी। बस कहीं दूर ट्राम की घंटी की ट्रिन ट्रिन आवाज आ रही थी। सुमित्रा घोष का घर तीसरी गली में था। नीली दीवारों वाला छोटा बंगला। दरवाजे पर एक नाम की तख्ती लगी थी, मिसेस सुमित्रा घोष, विवाहित। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमन बाबू, शुक्र है आप आ गए। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। रमन ने अंदर कदम रखा। घर सजा संवरा था, लेकिन हवा में एक पुरानी किताबों और धूप बत्ती की मिली-जुली महक थी। दीवार पर एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर टंगी थी, शायद उसके पति की। नीचे फूलों की माला सूख चुकी थी। रमन ने पूछा, आपने कहा था कि कोई दस्तक देता है? सुमित्रा बोली, जी, हर रात बिल्कुल 12 बजे। और जब मैं दरवाजा खोलती हूं तो बस ठंडी हवा आती है। लेकिन आज आप है ना, शायद वो आएगा नहीं। रमन ने कहा, आएगा। ऐसे लोग तभी आते हैं जब कोई डरता है। वो दोनों लैंप के पास बैठ गए। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। और तभी ठक 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 3 बार दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा ने कांप कर रमन का हाथ पकड़ लिया। रमन ने इशारा किया, शांत रहें। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जैसे किसी ने उसे खींच कर खोला हो। उसने धीरे से कुंडी खोली और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस कोहरा और हल्की बारिश की बूंदें। लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज पड़ा था। रमन ने झुककर उठाया, एक पुराना लिफाफा जिस पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। रमन ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, एक आदमी की, जिसने सूट पहना था और मुस्कुरा रहा था। फोटो के पीछे लिखा था, 7 साल पहले तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया था। सुमित्रा की आंखें फैल गईं। ये ये मेरे पति हैं, रजत घोष। रमन ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था वो मर चुके हैं। हाँ, सुमित्रा बोली, 7 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने उनकी बॉडी तक नहीं ढूंढ पाई थी, मगर वो मरे नहीं थे। रमन ने फोटो को गौर से देखा। फोटो नया था, किसी ने हाल ही में खींचा था। उसने कहा, सुजॉय, ध्यान से सुनो। हमें कल सुबह रजत घोष के पुराने केस की फाइल चाहिए। शायद यह रात का मेहमान कोई और नहीं, वही है जो लौट आया है। घड़ी ने 12 बजा दिए। डिंग डिंग डिंग। और उसी पल दरवाजे के बाहर से किसी की भारी आवाज आई, सुमित्रा, दरवाजा खोलो, मैं लौट आया हूं।
सुमित्रा ने चीख मारी। नहीं, ये झूठ है। रजत मर चुके हैं। रमन ने झटपट दरवाजा खोला। बाहर कोहरा छंट चुका था और जमीन पर एक ताजा गीले पैर का निशान था जो सीधे दीवार की तरफ जाकर गायब हो गया था। रमन धीरे से बोला, अब असली खेल शुरू हुआ है। रात के 2:30 बज चुके थे। सुमित्रा बेहोशी के करीब थी और सुजॉय उसे पानी पिला रहा था। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त खुद भी डर के साए में थम गया हो। रमन खामोश खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें फर्श पर पड़े गीले पैर के निशान पर थीं। वो निशान सीधे दीवार तक गया था और दीवार के आगे कुछ नहीं। रमन झुककर फर्श को छूता है। सुजॉय, ये मिट्टी अभी गीली है। किसी ने कुछ मिनट पहले ही कदम रखे हैं। सुजॉय ने कांपते हुए पूछा, सर, लेकिन दीवार के अंदर कोई कैसे जा सकता है? रमन ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जवाब दीवारों के पीछे नहीं, उनके अंदर छुपे होते हैं। उसने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली, दीवार पर रोशनी डाली और देखा। ईंटों के जोड़ पर हल्की सी दरार थी, जिससे जैसे किसी ने हाल ही में प्लास्टर हटाया हो। रमन ने कहा, सुजॉय, हथौड़ा और रॉड लाओ। ये दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं लगती। सुमित्रा ने डरते हुए कहा, रमन बाबू, आप क्या करने जा रहे हैं? सच ढूंढने जा रहा हूं मिसेस घोष, और अब ये सच बहुत पास है। दीवार का एक हिस्सा तोड़ा गया और जैसे ही प्लास्टर टूटा, अंदर से सड़ी हुई गंध आई। सुजॉय ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सर, ये कैसी बदबू है? रमन ने टॉर्च अंदर डाली और जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर एक पुराना लकड़ी का ट्रंक रखा था और उसके चारों तरफ सूखे खून के निशान फैले हुए थे। रमन ने धीरे से ढक्कन उठाया। ट्रंक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ कागज और एक फोटो एल्बम था, लेकिन सबसे ऊपर पड़ा था एक खूनी कोट और जेब में एक बटुआ जिसमें कार्ड पर लिखा था, रजात घोष, थिएटर डायरेक्टर। सुमित्रा चीख पड़ी, ये तो उनके कपड़े हैं, ये कैसे यहां? रमन ने गहरी सांस ली। मतलब, रजत घोष का शव कभी मिला नहीं क्योंकि कोई उसे दीवार में छुपा गया। सुजॉय ने कहा, सर, लेकिन फिर वो लिफाफा किसने छोड़ा? वो पैर के निशान, वो आवाज? रमन ने जवाब दिया, यही तो हमें समझना है। कौन खेल रहा है इस मैं लौट आया हूं वाले खेल को? रमन ने उस ट्रंक से फोटो एल्बम निकाला। एल्बम पुराना था, पर उसमें कुछ तस्वीरें नई थीं। एक फोटो में सुमित्रा, रजत और एक और शख्स था, सूट बूट में, पर मुस्कान के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ था। रमन ने पूछा, ये कौन है? सुमित्रा ने धीमे से कहा, ये अनिरुद्ध सेन, रजत का पुराना दोस्त। उन दोनों ने थिएटर कलाकुंज साथ में शुरू किया था। रमन ने कहा, वो अब कहाँ है? कई सालों से कहीं नहीं दिखा। रमन की आंखों में चमक आई। सुजॉय, हमें सुबह सबसे पहले कलाकुंज थिएटर चलना है। थिएटर अब बंद हो चुका था। जर्जर इमारत, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर मकड़ी के जाले, जैसे वक्त यहां सदियों से ठहरा हो। रमन और सुजॉय अंदर गए। मंच पर अब भी पुराना पर्दा आधा लटका हुआ था। रमन ने कहा, कभी ये जगह हंसी और तालियों से गूंजती होगी, अब यहां सिर्फ सन्नाटा है। अचानक ऊपर की बालकनी से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। रमन ने टॉर्च ऊपर फेंकी। कोई साया दीवार के पीछे गायब हुआ। कौन है वहां? रमन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वे सीढ़ियां चढ़े। बालकनी पर धूल और टूटे कांच बिखरे थे, पर वहां एक नया लाइटर पड़ा था जिस पर नाम खुदा था। एएस रमन ने कहा, अनिरुद्ध सेन। उसी पल पीछे से किसी ने हल्के से कहा, रमन बाबू। आवाज धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रमन पलटा। कोई नहीं था, पर हवा में धुएं की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी सिगरेट बुझाई हो। रमन ने झुककर देखा। जमीन पर खून की कुछ बूंदें थीं, जो मंच के पीछे वाले दरवाजे की ओर जा रही थीं। सुजॉय, टॉर्च दो। वो दोनों बूंदों के पीछे पीछे गए और दरवाजा खोला। पीछे का कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना मिरर टंगा था, जिसके शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं लौट आया हूं। और उसी पल शीशे के पीछे से किसी की परछाई हिली। रमन ने टॉर्च चमकाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर मिरर के निचले हिस्से में अब एक ताजा खून का हाथ का निशान उभर आया था। सुजॉय की सांसें तेज हो गईं। सर,
ये इंसान का काम है या? रमन ने कहा। इंसान या भूत फर्क नहीं पड़ता, जो भी है वो हमें डराना चाहता है। पर अब बारी हमारी है सच निकालने की। थिएटर के उस कमरे में अब भी धुंध और धूल तैर रही थी। मिरर पर लिखा वो लाल शब्द, मैं लौट आया हूं, धीरे धीरे पसीने और खून के साथ नीचे बह रहे थे। सुजॉय घबरा कर बोला, सर, ये कौन कर रहा है? हमें दिखा क्यों नहीं? रमन ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हत्यारे सामने होते हैं, बस हमें देखने की आदत नहीं होती। उसने मिरर के फ्रेम को खटखटाया और नीचे से हल्की धक धक की आवाज आई। सुजॉय, इस मिरर के पीछे खाली जगह है। उन्होंने दीवार के किनारे से उसे खींचा और मिरर के पीछे एक छोटा दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन जंग से भरा था। रमन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और नीचे की तरफ जाती हुई पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थीं। चलो, रमन बोला, लगता है यही रास्ता है उस रात के मेहमान का। नीचे पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। वो जगह किसी पुराने स्टोर रूम जैसी थी। चारों ओर लकड़ी के बक्से, फटे पर्दे और टूटी प्रॉप्स बिखरी थीं। एक कोने में रमन की टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उस पर धूल जमी थी, लेकिन बटन नए लगे थे, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। रमन ने कहा, सुजॉय, इसे चालू करो। जैसे ही बटन दबाया गया, रिकॉर्डर से आवाज आई, धीमी पर साफ। सुमित्रा, मैंने कहा था ना मैं लौट आऊंगा। तुमने सोचा था मैं मर गया, पर मौत भी मुझसे डरती है। मैं यहीं हूं, तुम्हारे बहुत करीब। सुमित्रा की आवाज भी रिकॉर्डिंग में आई, नहीं रजत, मुझे माफ कर दो। फिर रिकॉर्डिंग कट गई। रमन के चेहरे पर अब शांति नहीं थी। उसने कहा, सुजॉय, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब किसी ने हाल ही में इसे चलाया या बनाया है। सुजॉय बोला, सर, इसका मतलब कोई सुमित्रा को डराने की कोशिश कर रहा है। रमन ने जवाब दिया, और वो कोई ऐसा है जो रजत घोष की आवाज को नकल कर सकता है, या फिर उसे बहुत करीब से जानता है। अचानक कमरे के दूसरे कोने से कोई आवाज आई, थक थक थक। दोनों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी हिल रही थी। रमन धीरे धीरे आगे बढ़ा, अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी गिरा, बेहोश हालत में। सुजॉय चिल्लाया, सर, ये जिंदा है। रमन ने उसकी नब्ज देखी। हाँ, लेकिन बहुत कमजोर। उस आदमी के कपड़ों पर धूल और खून के निशान थे। जेब में एक पुरानी चाबी थी, जिस पर खुदा था कि 13। रमन ने फुसफुसाते हुए कहा, सुजॉय, लगता है थिएटर में एक और कमरा है, नंबर के 13। रमन वापस आया। सुमित्रा थकी और डरी हुई थी, पर अब कुछ हिम्मत थी उसके लहजे में। रमन बाबू, क्या वो लौट आया है? रमन बोला, हो सकता है नहीं, पर कोई है जो तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहता है कि वो लौट आया। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, कल रात जब आपने दीवार तोड़ी थी, उससे पहले हर रात कोई मेरी खिड़की के पास बैठता था और मैं उसकी परछाई देख सकती थी। और अब वो परछाई भी नहीं आती, बस उसकी आवाज आती है। रमन ने कहा, आवाज या रिकॉर्डिंग? सुमित्रा चौंकी। आप कैसे जानते हैं? रमन मुस्कुराया, क्योंकि वही आवाज आज हमने थिएटर के नीचे सुनी। वो रुक गया, फिर बोला, क्या तुम्हें अनिरुद्ध सेन याद है? सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। अनिरुद्ध? हाँ, वो रजत का दोस्त था, पर रजत की मौत के बाद वो मेरे बहुत करीब आने लगा था। और फिर मैंने मना कर दिया और वो अचानक गायब हो गया। रमन बोला, तो शायद वो कभी गया ही नहीं। रमन और सुजॉय वापस थिएटर में थे। इस बार रमन के हाथ में वही चाबी थी, के 13। थिएटर के बेसमेंट में नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास एक पुराना दरवाजा था, जिस पर नंबर लिखा था, के 13। रमन ने चाबी लगाई, दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। दीवारों पर पुराने थिएटर पोस्टर लगे थे और एक कोने में स्पीकर, तार, रिकॉर्डर और कैमरा सेटअप था। सुजॉय बोला, सर, इसका मतलब? हाँ सुजॉय, कोई इस पूरे भूत वाले खेल को रिकॉर्ड कर रहा था। हर रात आवाजें चलाना, साए दिखाना, लिफाफे डालना, सब कुछ एक प्लान था। रमन ने कैमरे का बटन दबाया। स्क्रीन पर वीडियो चला।
एक आदमी चेहरा ढके हुए नकली आवाज में कह रहा था, मैं लौट आया हूं सुमित्रा। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन अगले फ्रेम में जब उसने मास्क उतारा तो रमन के दिल की धड़कन रुक गई। वो आदमी था अनिरुद्ध सेन। रमन ने कैमरा नीचे रखा और बोला, तो ये सारा खेल उसी का था। रजत घोष की मौत के बाद वो सुमित्रा को डराकर पागल करना चाहता था, ताकि उसकी सारी जायदाद हथिया सके। उसी पल पीछे से धीमी आवाज आई, बहुत चालाक हो रमन बाबू। रमन पलटा। अनिरुद्ध सेन दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में असली पिस्तौल लिए हुए। उसकी आंखों में पागलपन था। तुम सब कुछ जान गए, पर अब किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिलेगा। उसने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक कमरे की बत्ती झपकी और पीछे से किसी की परछाई गुजरी। गोलियों की आवाज गूंजी। ठाएं! लाइट वापस आई। अनिरुद्ध जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पीछे खड़ा था वो बूढ़ा आदमी जो दिन में ट्रंक के पास मिला था। रमन चौंक गया। तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं रजत घोष हूं। रात के 3 बज चुके थे। कोलकाता की सर्द हवा अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और अंदर उस पुराने बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो चीखों से पहले आता है। रमन ने धीरे से दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। सेकंड की सुई अटकी हुई थी। घड़ी चल क्यों नहीं रही? उसने बुदबुदाया। सुजॉय ने कहा, सर, ये घड़ी 3 बजे पर रुक गई है, शायद तब जब। वो रुक गया। रमन ने उसकी तरफ देखा। जब किसी ने गोली चलाई थी? कमरे की हवा भारी लग रही थी। उसी वक्त ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। सुजॉय ने घबराकर कहा, सर, ऊपर तो कोई नहीं गया था ना? रमन ने धीरे से कहा, अब कोई है। वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराहने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गलियारे में एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। वही कमरा जिसमें मालविका रॉय की पुरानी तस्वीर मिली थी। रमन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर वही तस्वीर दीवार पर थी, लेकिन अब तस्वीर के कांच पर एक दरार थी, जैसे किसी ने उसे घूंसे से तोड़ने की कोशिश की हो। रमन ने पास जाकर देखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने तस्वीर उतारी तो पीछे उकेरा था, सच्चाई नीचे है, खून से नहीं पर राज से। सुजॉय ने हैरानी से कहा, इसका क्या मतलब है सर? रमन बोला, मतलब यह कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कमरे की फर्श पर ठोकर मारी। एक जगह से खोखली आवाज आई। रमन ने कहा, सुजॉय, टॉर्च दो। दोनों ने मिलकर फर्श का वो हिस्सा हटाया। नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स पर धूल की मोटी परत थी और ताला जंग लगा हुआ। रमन ने अपनी जेब से छोटा स्क्रू ड्राइवर निकाला और ताले में डाल दिया। कुछ सेकंड बाद ताला टूट गया। बॉक्स खुला। अंदर कई पुराने अखबार, कुछ चिट्ठियां और एक फोटो थी। फोटो में 3 लोग थे, विक्रम दत्त, मालविका रॉय और वही थिएटर मालिक रंजीत बोस। लेकिन पीछे लिखा था, 1990, हमारा पहला खून। सुजॉय ने सिहरते हुए कहा, सर, यह तो मर्डर की प्लानिंग जैसा लग रहा है। रमन ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और इस फोटो में सिर्फ एक ही आदमी अब जिंदा है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! टॉर्च की रोशनी कांप गई। हवा तेज चली और कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगी। रमन ने देखा, फर्श पर वही काली परछाई फिर उभरी थी जो पहले नीचे दिखी थी। इस बार वो साफ दिखाई दे रही थी, किसी औरत की आकृति। लंबा बाल, सफेद कपड़े और आंखें जैसे कोयले की राख। वो परछाई तस्वीर की तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, मैंने उन्हें माफ नहीं किया। कमरे में अचानक ठंड और बढ़ गई। सुजॉय के हाथ कांपने लगे। रमन ने अपनी जेब से छोटी तांबे की लॉकेट निकाली, वही जो उसे थिएटर के पीछे मिली थी। जैसे ही उसने वो लॉकेट उठाया, परछाई कुछ पल के लिए ठहर गई। रमन ने कहा, अगर तू सचमुच मालविका है तो बता, तूने किसे माफ नहीं किया? कमरा थरथरा उठा। टॉर्च की रोशनी बुझ गई और हवा में आवाज गूंजी, जिसने मुझसे वादा तोड़ा। फिर सब शांत। रमन ने झट से दीवार की लाइट ऑन की, पर अब वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर लिखा था, रंजीत बोस को ढूंढो, सब वहीं बताएगा। रमन ने गहरी सांस ली। सुजॉय, खेल खत्म नहीं हुआ। अब वक्त है असली मुजरिम से मिलने का। सुबह के 5 बज रहे थे।
कोलकाता की ठंडी सुबह में धुंध अब भी छाई हुई थी। अल्बर्ट रोड के उस पुराने बंगले की खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। रमन और सुजॉय रात भर जागते रहे थे, पर अब मामला पहले से ज्यादा उलझ गया था। मालविका की आत्मा का नाम सुनकर अब वो दोनों सीधा रंजीत बोस के बंगले की ओर निकले। रंजीत बोस, थिएटर का मालिक, जो उस रात से अब तक चुप था। सुबह के 7 बजे जब दोनों पहुंचे तो गेट बंद था। रमन ने गार्ड से कहा, हम पुलिस से हैं, रंजीत बोस से जरूरी बात करनी है। गार्ड हिचकिचाया, साहब, वो तो रात से कमरे से बाहर ही नहीं निकले, किसी से नहीं मिल रहे। रमन ने कहा, दरवाजा खोलो। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रमन ने खिड़की से झांका। अंदर की लाइट जल रही थी, लेकिन कोई हरकत नहीं। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर रंजीत बोस अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली थीं, लेकिन जिंदगी बंद थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और पास में वही लॉकेट जैसा एक और था। सुजॉय ने कांपते हुए कहा, सर, वो मर चुका है। रमन ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, मालविका, मैं थक गया हूं। हर रात तू आती है, मुझसे जवाब मांगती है। हाँ, मैंने ही वो सब किया। मैंने ही असली रिवॉल्वर रखवाई थी ताकि विक्रम को फंसाकर थिएटर अपने नाम कर सकूं। लेकिन जब तू मरी, मुझे लगा सब खत्म हो गया। अब तू माफ कर दे, वरना मैं भी चैन से नहीं सो पाऊंगा। रमन ने गहरी सांस ली। तो ये था असली गुनहगार। 30 साल से उसका जमीर उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली। पर्दे हिलने लगे और मेज पर रखे कागज उड़ गए। एक पल के लिए रमन और सुजॉय ने देखा, दरवाजे के पास वहीं परछाई खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था। मालविका रॉय। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ सुकून था। उसने रमन की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। धीरे से बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ, सच सबको मिल गया। और वो परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। कमरा शांत हो गया, जैसे बरसों बाद किसी की आत्मा को सुकून मिला हो। सुजॉय ने धीरे से कहा, सर, ये सब क्या था? कोई आत्मा सच में आती है क्या? रमन ने खिड़की के बाहर धुंध में देखते हुए कहा, सुजॉय, कुछ चीजें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कभी कभी सच की आवाज किसी फाइल में नहीं बल्कि किसी आत्मा के दर्द में छुपी होती है। दोनों बाहर निकले। आसमान में सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था, जैसे उस शहर का अंधेरा भी अब खत्म हो रहा हो। रमन ने पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखा। अब ये जगह शायद फिर से खामोश हो जाएगी। और फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर निकल पड़े। कुछ गुनाह वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कुछ की सजा जमीर खुद देता है। और जब जमीर चीखता है तो रात का मेहमान लौट आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।